हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियाँ आपके अपने चैनल पर। बुद्धनगर गांव में 10 साल की किट्टू अपनी माँ किरण और पिता धीरज के साथ रहती थी। किट्टू बेहद ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता मजदूरी का काम किया करते थे। किट्टू को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। उसे जब भी खाली समय मिलता तो वह पेंटिंग बनाने में लग जाती। कितनी बार तुझे कहा है इस पेंटिंग को छोड़कर पढ़ाई भी कर लिया कर। जब देखो इस पेंटिंग के पीछे पड़ी रहती है। अरे पेपरों में पढ़ाई काम आएगी, पेंटिंग नहीं। बस हो गया माँ, यह थोड़ी सी पेंटिंग रह गई है, इसे पूरा करने दो। इसी तरह उसे कई बार अपनी माँ से डांट भी खाना पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि किट्टू केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दे। एक दिन किट्टू जब स्कूल से वापस घर लौट रही थी तो उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ डिब्बा दिखाई पड़ा। अरे यह क्या है? किट्टू उस डिब्बे को उठा लेती है और बैग में रखकर अपने साथ घर ले आती है। घर आकर उस डिब्बे के बारे में भूल जाती है। दिन का खाना खाने के बाद ही थोड़ी देर आराम करके शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। फिर घर आकर पढ़ाई करने बैठ जाती है। तभी किरण उसे आवाज देते हुए कहती है, किट्टू चलो आओ, खाना तैयार है। आई माँ। इसके बाद किट्टू खाना खाकर सोने चली जाती है। रात को सोते हुए उसे एक सपना आया। उसके सपने में एक बाबा आए। बाबा ने उसे जादुई पेन के बारे में बताया और कहा, पुत्री, तुम्हें जो डिब्बा मिला है उसमें एक जादुई पेन है। उस पेन से तुम जो भी चित्र बनाओगी वह वास्तव में प्रकट हो जाएगा, और जब तक तुम इस पेन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगी तब तक यह अपना जादू दिखाएगा, और जिस दिन तुमने इस पेन का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया तो यह गायब हो जाएगा। यह सुनते ही किट्टू अपने सपने से जाग गई और वह भागते हुए अपने बैग के पास गई, और उसने जब वह बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें जादुई पेन था। किट्टू ने फटाफट अपने बैग से एक ड्राइंग फाइल निकाली और उसमें एक आम का चित्र बनाया, और जैसे ही उसका चित्र पूरा हुआ तो उसके सामने सचमुच का एक आम प्रकट हो गया। यह देखकर किट्टू खुशी से उछलने लगी और उसने वह जादुई पेन वापस अपने बैग में रख लिया। फिर अगले दिन जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तो तभी उसका छोटा भाई गुड्डू भूख के मारे रोने लगा, लेकिन घर में उसको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। यह देखकर किट्टू को वह जादुई पेन याद आया और वह जल्दी से कमरे में गई और अपने बैग से पेन निकालकर एक दूध से भरी बोतल का चित्र बनाया। फिर उसके सामने सचमुच की दूध से भरी बोतल आ गई और उसने जल्दी से वह दूध अपने भाई को दे दिया। यह देख किट्टू की माँ हैरान रह गई और उसने किट्टू से पूछा, यह दूध की बोतल कहाँ से आई किट्टू? घर में तो दूध था ही नहीं और ना ही हमारे पास ऐसी बोतल थी। माँ, कल जब मैं स्कूल से घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक डिब्बा मिला। उसी डिब्बे के अंदर एक जादुई पेन था। उस पेन से मैं जिस भी चीज का चित्र बनाती हूँ वह मेरे सामने प्रकट हो जाती है। यह सुनकर किरण हैरान रह गई। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही किट्टू की दोस्त रेनू स्कूल जाने के लिए उसके घर आ गई। किट्टू ने अपना बैग उठाया और रेनू के साथ स्कूल के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसने रेनू को अपने जादुई पेन के बारे में बताया, लेकिन रेनू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। चल चल, कुछ भी मत बोल, जादुई चीजें सिर्फ कहानियों में होती है, मैं सच कह रही हूँ यार। तभी उनकी नजर रास्ते में चल रहे एक बूढ़े भिखारी पर पड़ती है। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती। उसको ऐसी हालत में देखकर उन दोनों को उस पर दया आ जाती है। इस बेचारे बूढ़े पापा को देखो, इनके कपड़े कितने फटे पुराने हैं और इनके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। हाँ यार, इनकी हालत पर बहुत दया आ रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं किट्टू, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है।
रुक, अभी मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद किट्टू जल्दी से अपने बैग से कॉपी और जादुई पेन निकालती है और पहला चित्र कपड़ों का बनाती है। तभी उसके सामने आदमी के कपड़े प्रकट हो जाते हैं। फिर वह दूसरा चित्र चप्पलों का बनाती है तो उसके सामने चप्पल प्रकट हो जाती है। यह देख रेनू हैरान हो जाती है। फिर वह दोनों भागकर उस बूढ़े भिखारी के पास गए और उसे वह कपड़े और चप्पल दे दी। यह देख वह बूढ़ा भिखारी बहुत खुश हुआ। उसने उन दोनों को खूब दुआएं दी। दुआएं पाकर रेनू और किट्टू बहुत खुश हुई। वाह किट्टू, यह तो सचमुच कमाल हो गया। यह तो वाकई ही कोई जादुई पेन है। तो मैं न कहती थी, तुझे ही मेरी बातों पर यकीन नहीं था। इस पेन से तू जो भी चीज बनाएगी, क्या वह सचमुच तुझे मिल जाएगी? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। हाँ, चल अब स्कूल चलते हैं, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इस जादुई पेन को हम बाद में देखेंगे। ऐसे ही बातें करते हुए वह दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में कक्षा शुरू हो जाती है और वह पीछे की बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। टीचर कक्षा में पढ़ा रही थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान तो उस जादुई पेन की तरफ ही घूम रहा था। दोनों के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि वह जादुई पेन से रसगुल्ले, लड्डू और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है और वह दोनों लंच करने बैठते हैं। यार, मेरी मम्मी ने आज फिर से तोरी की सब्जी दी है। मुझे तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ यार, मेरा भी कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। फिर किट्टू अपना जादुई पेन निकालती है और उससे एक बाउल में मैगी का चित्र बनाती है। तभी उसके सामने मैगी प्रकट हो जाती है। वे दोनों बहुत खुश होती हैं और जल्दी से सारी मैगी खत्म कर देती हैं। लंच ब्रेक खत्म होता है और ड्राइंग का पीरियड शुरू हो जाता है। सभी बच्चे अपनी ड्राइंग फाइल और कलर्स निकाल लेते हैं, लेकिन किट्टू की क्लास की लड़की सीमा, जो बेहद गरीब होती है, उसके पास कलर्स नहीं होते। यह देख अपना जादुई पेन निकालती है और एक कलर बॉक्स बना देती है। चित्र बनते ही उसके सामने कलर आ जाते हैं और वह कलर सीमा को देकर किट्टू उसकी मदद करती है। अब किट्टू के मन में लालच जागने लगा। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और सब बच्चे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। किट्टू और रेनू भी साथ में घर चल पड़े। रास्ते में बातें करते हुए किट्टू रेनू से कहती है, क्या हम अपने लिए साइकिल ला सकते हैं? देखना, हमें कितना पैदल चल के आना पड़ता है। हाँ, वो तो है, पर तुम्हें तो यह पेन दूसरों की मदद करने के लिए मिला है ना? इस जादुई पेन से मैं दूसरों की मदद कर कर के थक गई हूँ। अब मैं इसका इस्तेमाल अपने लिए करूँगी। इतना कहकर किट्टू अपने बैग से वही जादुई पेन निकाल लेती है और ड्राइंग फाइल में साइकिल का चित्र बनाने लगती है। जैसे ही उसका चित्र खत्म होता है तो सचमुच की साइकिल उसके सामने प्रकट हो जाती है। यह देख दोनों बहुत खुश होते हैं। किट्टू झट से वह जादुई पेन अपने बैग में रख लेती है। फिर वह साइकिल में बैठकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। पीछे वाली सीट पर रेनू बैठ जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही वह किट्टू के घर के बाहर उतरते हैं तो देखते ही देखते वह साइकिल गायब हो जाती है। वह दोनों यह देख हैरान रह जाती हैं। अरे, ये क्या हुआ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, जादुई पेन से फिर से एक साइकिल बना लो। किट्टू ने जैसे ही अपना बैग खोला तो उसमें जादुई पेन नहीं था। अब किट्टू को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें जादुई पेन से मस्ती मजाक नहीं करना चाहिए था और ना ही अपने मन में लालच लाना चाहिए था। वो पेन हमें दूसरों की मदद के लिए मिला था, ना कि अपने लालच को पूरा करने के लिए। इसके बाद उन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।
एक दिन सुलोचना अपने दोनों बेटों की कुंडली लेकर पंडित जी के पास जाती है और कहती है, पंडित जी, यह मेरे बड़े बेटे आकाश और छोटे बेटे रौनक की कुंडली है। उन दोनों के लिए कोई अच्छी गुणकारी, सुशील और गोरी लड़कियों का रिश्ता ढूंढना। सुलोचना बहन, जैसी लड़की तुम्हें चाहिए ऐसी एक कन्या मेरी नजर में तो है, जो सुंदर और सुशील दोनों है। तो फिर देर किस बात की पंडित जी? अगर आपके पास उसकी फोटो है तो जल्दी मुझे दिखाइए। हाँ, अभी लो, ये देखो। लड़की की फोटो देखते ही सुलोचना को वह पसंद आ जाती है। वाह वाह, ये तो खूबसूरती की बला है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब आप बिल्कुल भी देर किए बिना आगे की बात बढ़ाइए। मैं घर जाकर अपने उनसे भी बात करती हूँ इस बारे में। घर पहुंचकर सुलोचना अपने पति रामेश्वर को लड़की की फोटो दिखाती है। ये देखिए जी, चांद का टुकड़ा ढूंढ के लाई हूँ मैं अपने आकाश के लिए। मुझे तो अपने रौनक के लिए भी ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की चाहिए। एक तो मैंने ढूंढ ली है, अब दूसरी ढूंढना बाकी है। देखो सुलोचना, तुम चाहे कितनी भी लड़कियां ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरी नजर में तो एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। हाँ, पता है मुझे। तुम अपने दोस्त जगदीश की बेटी की बात कर रहे हो, लेकिन आप तो जानते ही हो ना कि वो कितनी काली है। वो हमारे बेटे के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बेटी प्रिया वहाँ आ जाती है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा। वो काली कलूटी अपने आकाश भाई के साथ अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को वादा किया था कि मेरे घर की बड़ी बहू तो उसकी बेटी ही बनेगी और मेरे बेटे आकाश की शादी तो उसी से होकर रहेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उस काली कलूटी ने इन पर, लेकिन अगर वो काली लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। सिर्फ तुम ही क्यों मम्मी, मैं भी उसे जीने नहीं दूंगी। उधर रामेश्वर भी अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। अरे जगदीश, कहाँ है भाई? अरे रामेश्वर, आजा। आज मैं तुझसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं अपना किया वादा तुझसे निभाने आया हूँ। आज मैं अपने बेटे आकाश का रिश्ता तेरी बेटी कविता के लिए लेकर आया हूँ। यह तू क्या कह रहा है रामेश्वर? मजाक तक तो ठीक था, लेकिन तू जानता है ना, हमारी हैसियत नहीं है तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की। हम कहाँ और तू कहाँ? ऐसा फिर कभी मत कहना, समझा? रिश्तेदारी ऊंच नीच देखकर नहीं की जाती, और तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। ऐसा कहकर जगदीश और रामेश्वर गले लग जाते हैं। एक तरफ रामेश्वर अपने बड़े बेटे का रिश्ता कविता से तय कर देता है, तो वहीं दूसरी तरफ सुलोचना भी अपनी पसंद की लड़की कृतिका का रिश्ता अपने छोटे बेटे रौनक के साथ पक्का कर देती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक ही दिन हो जाती है, और अब वो दिन भी आ जाता है जब आकाश और रौनक अपनी अपनी पत्नियों के साथ गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश के समय सुलोचना केवल कृतिका का ही स्वागत करती है और कविता की आरती तक भी नहीं उतारती। कृतिका बहू, आओ, अंदर आओ। तुम्हारा तुम्हारे नए घर में स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने तो इस घर में 4 चांद लगा दिए हैं। तुम्हारे आने से हमारे घर की शोभा और भी बढ़ गई है। तुम भूल रही हो सुलोचना, इस घर में एक नहीं बल्कि 2 बहुएं आई हैं, और तुम्हें उन दोनों को ही समान दर्जा देना होगा। अपना मन मारकर सुलोचना कविता का भी स्वागत करती है। यह सब देखकर कविता को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। इसके बाद सुलोचना अपनी छोटी बहू से कहती है, अरे कृतिका बहू, शादी की इन सब रस्मों में तुम बहुत थक गई होगी। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। सुलोचना रौनक और कृतिका को अपने कमरे में भेज देती है। यह देख रामेश्वर भी कविता से कहता है, कविता बेटा, अब तुम भी जाकर आराम कर लो।
आकाश बेटे, इसे कमरे तक ले जाओ। हाय हाय, आपको बड़ी जल्दी पड़ी है इसे आराम करने के लिए भेजने की। आपको नजर नहीं आता क्या घर में कितने सारे काम पड़े हैं? अरे ब्याह वाला घर है, कितना काम बाकी है। कविता बहू, तुम मेरे साथ आओ। सुलोचना उसे अपने साथ किचन में ले जाती है और कहती है, यह सारे बर्तन धो दो, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सारा किचन साफ हुआ होना चाहिए। यह कहकर सुलोचना अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और बेचारी बड़ी बहू किचन में सारे बर्तन धोकर अच्छे से किचन की साफ सफाई करती है। ऐसे ही उसको आधी रात हो जाती है। फिर वह अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अगली सुबह कविता और कृतिका की रसोई की पहली रस्म होती है। प्रिया कृतिका के रूम में जाती है और कहती है, अरे ये क्या कृतिका भाभी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? आज आप दोनों की पहली रसोई है ना, जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कुछ भी पकाना नहीं आता? आप तो बस तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी सब मम्मी संभाल लेंगी। रस्म और रिवाज है, निभाने तो पड़ेंगे ही ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओफ, ये टिपिकल फैमिली और इनके ये सो कॉल्ड रीति रिवाज, न जाने और क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे इस घर में। कुछ देर बाद कृतिका तैयार होकर नीचे आती है। कविता भी तैयार होकर पहले से ही हॉल में खड़ी होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, हाय हाय मर जावा, कितनी सुंदर लग रही है। यस कृतिका भाभी, यू आर रियली लुकिंग सो गॉर्जियस। थैंक। अच्छा मेरी सुंदर बहू, अब तुझे मीठे में जो भी अच्छा बनाना आता है वो तू बना दे किचन में जाकर। ओ गॉड, अब एक बात कितनी बार समझाऊं आप लोगों को कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। बट फिर भी अगर आपकी सो कॉल्ड रस्म पूरी करने के लिए मुझे कुछ बनाना ही है तो ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। कृतिका की बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर वह किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद मैगी बनाकर लेकर आती है। यह क्या भाभी, आपने मैगी बनाई है और वो भी सिर्फ एक प्लेट? हाँ, तो मैंने पहले ही कहा था मुझे कुछ बनाना नहीं आता सिवाय इस मैगी के। और हाँ, ये मैंने अपने लिए बनाई है। आई एम सो हंग्री। मेरी मैगी की तरफ नजर डालने की कोशिश भी मत करना तुम सब। सुबह से अभी तक कुछ भी नाश्ता नहीं बना कर दिया तुम लोगों ने। भूख के मारे मेरे तो प्राण ही सूख रहे थे। इसके बाद कृतिका अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कविता किचन में जाती है और बेहद ही स्वादिष्ट हलवा बनाकर लाती है। यह लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए हलवा बनाकर लाई हूँ। रामेश्वर वह हलवा चखता है और कहता है, वाह वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है तुमने बहू। ऐसा हलवा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। वैसे ये हलवा तुम्हारी सास को भी खाना चाहिए, क्योंकि उसको भी ऐसा हलवा बनाना नहीं आता। फिर आकाश, रौनक और सुलोचना भी हलवा चखते हैं, लेकिन सुलोचना हलवा खाकर वहाँ से बिना कुछ कहे ही चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर में कृतिका का बर्ताव सबके प्रति और बुरा होता जाता है और वह सबसे बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आती थी। एक दिन सुलोचना जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। क्या हुआ मम्मी? मेरी अलमारी से सारे गहने और कैश गायब हैं। हो ना हो इस काली कलूटी ने ही चुराए होंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। मैं जानता हूँ कविता बहू ये काम कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ प्रिया आ जाती है। आप कविता भाभी को कुछ मत कहिए मम्मी। मैंने कृतिका भाभी को आधी रात को एक बैग ले जाते हुए घर से बाहर की ओर जाते देखा था और वो आज घर पर भी नहीं है। हो ना हो मुझे लगता है यह चोरी उन्होंने ही की है। यह सुनते ही सुलोचना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम सही कहती हो बेटी, मैंने तो कृतिका का रंग रूप देखकर ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन कभी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वह किस तरह की लड़की है। और कविता बहू को हमेशा भला बुरा ही कहा। और तो और आज तो मैंने इस पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया।
कविता बहू हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो मेरी माँ जैसी हैं और माँ अपने बच्चों से माफी नहीं मांगती। इसके बाद सुलोचना कविता को गले लगा लेती है और फिर कभी काले गोरे में भेदभाव नहीं करती। सुलोचना अब कविता को बहुत प्यार करने लगती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। हिंदी मोरल कहानियाँ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।